हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। और इस समय हम यूथ कंपटीशन हिस्ट्री बुक्स को कवर कर रहे हैं, जिसके हम प्राचीन इतिहास के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के टॉपिक में इस समय हम मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे हैं और मौर्योत्तर काल में हमने अभी तो टॉपिक में सातवाहन काल को पढ़ा था और सातवाहन काल का ये थोड़ा टॉपिक कल रह गया था। तो आइए आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सातवाहन युग की संस्कृति है, शक सातवाहन का संघर्ष है और जो है कलिंग का चेद राजवंश के क्वेश्चन है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर कल से हम आज ये हमारा 19 पार्ट रहेगा और कल 20 पार्ट से फिर जो बाह्य आक्रमण हुए थे हिंदी वंशाशकों के इंडो ग्रीक, कल से उस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और 3 या 4 पार्ट में हम जो है मौर्योत्तर काल को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल को स्टार्ट करेंगे। इस तरह टॉपिक वाइज करके हम प्राचीन इतिहास को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर हम मध्यकालीन भारत और फिर उसके बाद आधुनिक भारत, फिर उसके बाद जो आजकल ट्रेंड चल रहा है विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री का, आजकल उससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हम कंटिन्यू करके अपने इस यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स को धीरे धीरे विद एक्सप्लेन के साथ, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चनों के साथ एक्सप्लेन हो जाता है उसको भी हम करते चलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और क्वेश्चनों पे अच्छी एक पकड़ रहेगी। तो आइए हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने सातवाहन वंश के अंतिम शासक जो पुलमावी चतुर थे, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। महाराष्ट्र के कोंतल प्रदेश के ऊपर 3वीं शती में चतुसातकर्णी वंश का शासन स्थापित हुआ था। इस वंश के शासन के समाप्ति कदम्बों ने किया था और दक्षिण भारत के अन्य छोटे छोटे राजवंश राजनीति में सक्रिय थे, जैसे कृष्णा तथा मछलीपट्टनम के बीच बृहत फलायन तथा कृष्णा और गोदावरी के बीच शालकायन जो है राजवंश थे। बृहत फलायों की राजधानी पिथुंड तथा सानकलायनों की राजधानी जो है वेगी थी। इस तरह 3वीं शताब्दी के मध्य सातवाहन साम्राज्य पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गया था, क्योंकि यज्ञश्री सातकर्णी के बाद जो है पुलमावी जो है इतना योग्य शासक नहीं थे। इसके बाद सातवाहन संघर्ष का पतन ही हो गया था। तभी जो है अंतिम योग्य शासक में जो है यज्ञश्री सातकर्णी थे, हालांकि अंतिम जो है पुलमावी चतुर थे। फिर इसी के बाद सातवाहनों का पतन ही हो गया, सातवाहन शासक ही खत्म हो गया था। फिर उसके बाद कलिंग का चेदी राजवंश जो है स्थापित हो गया था। आइए शक सातवाहन का संघर्ष देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। शक सातवाहन का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो शकों और सातवाहनों के मध्य संघर्ष हुआ था, ये एक लंबे समय तक चल रहा था और इस समय जो है नासिक में जो छहरात वंश का शासन था, छहरात वंश का जो शासक था, जिसके संस्थापक जो है भूमक जो है एक प्रसिद्ध शासक थे। भूमक सबसे प्रसिद्ध शासक थे और नहपान भी थे। तो जो शक सातवाहन का संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण जो है जो भृगुकच्छ, जिसे भड़ोच के नाम से भी जाना जाता था, शोपारा और जो कल्याण बंदरगाह, सबसे प्रमुख जो है कल्याण बंदरगाह थे। तो इसमें सबसे कल्याण बंदरगाह थे, तो जो उसमें जो है भूमक के जो है सिक्के मालवा, गुजरात और कठियावाड़ से मिले थे। तो नहपान का अधिकार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा और काठियावाड़ तक था और इन क्षेत्रों पर शकों ने सातवाहन शासकों से ही छीना था। जो शक शासक थे वो ज़्यादा श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने जो है इन सब क्षेत्रों को सातवाहन शासकों से ही छीन लिया था। और इसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, उन्होंने नासिक के गोवर्धन नामक स्थान पर जो शक शासक नहपान थे और उनके दामाद जो है ऊषोदत्ता को पराजित करके उन्होंने मार डाला था। और जो जोगलथम्बी नामक स्थान है, वहाँ से जो 1906 ईस्वी में शक शासक नहपान जो थे उनके 13,250 सिक्के मिले हैं और इनमें से 9,270 सिक्कों पर
नहपान के अलावा गौतमीपुत्र सातकर्णी का ही अंकन मिलता है। और इसके अलावा जो है नासिक से जो सिक्के प्राप्त होते हैं, नासिक से प्राप्त जो है 18 वर्ष का एक अभिलेख का उल्लेख है। उसमें जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे उन्हें आज कालकेय नामक जो है गांव को बौद्ध संघ में दान में दिया था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से पता चलता है, तो जो कार्ले का अभिलेख है उससे इससे हमें जानकारी भी मिलती है। जो कार्ले के बौद्ध भिक्षु संघ को जो कार्ले के जो है बौद्ध भिक्षु संघ थे उनको करजक नामक गांव भी दान में दिया था। और इस करजक नामक गांव को इसके पहले जो है नहपान के जो दामाद थे ऊषव दत्ता उन्होंने भी दान में दिया था। तो इस प्रकार जो है करजक नामक जो गांव था इसका जो है 2 बार दान में दिया गया था। मतलब एक बार जो है नहपान ने दिया, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दिया था, उसके बाद उनके जो दामाद थे ऊषव दत्ता उन्होंने भी इसको जो है दान में दिया था। तो इस गांव का जो है 2 बार दान में देने का उल्लेख मिलता है। और जो नहपान के जो सिक्के हैं इसके सिक्के जो है त्रिलेखीय थे। और गौतमीपुत्र के सिक्के जो है इनके जो सिक्के थे उनमें जो है राजशिर की उपाधि मिलती है। इस तरह से शक जो है श्रेष्ठ शासक थे और शक सातवाहनों से संघर्ष चलता रहा, जिसमें शक विजयी हुए और सातवाहन शासकों का पतन हो गया क्योंकि बाद में इनके योग्य शासक नहीं थे। यही इनके संघर्ष का कारण था। आइए हम इनके संघर्ष के जो क्वेश्चन बनते हैं, आइए उन क्वेश्चनों को भी हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो किस शक शासक के काल में शक सातवाहन का संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो अभी हमने बताया जो नहपान थे जो छहरात वंश के थे, इन्हीं के शासक के काल में जो है शक सातवाहन का संघर्ष आरंभ हो गया था। और नहपान के दामाद ही थे ऊषव दत्ता। ऊषव दत्त कहीं कहीं ऊषव दत्ता भी मिलता है, तो ऊषव दत्त भी थे। और किस अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में उद्धृत है कि छहरातों का विनाश करने वाले तथा शक यमन और पहलुओं का उन्मूलन करने वाले तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है? तो ये जो नासिक प्रशस्ति है यहीं से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के समय सातवाहनों के संघर्ष की किस शक शाखा के साथ हुआ था? तो जो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी थे और इनका जो संघर्ष मतलब युद्ध हुआ था, तो कौन से शक शासक की शाखा थी उनके साथ हुआ था? तो एक कादर्मक शक शाखा थी, उनके साथ जो है इनका संघर्ष हुआ था। दक्षिणापद स्वामी वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को किस शक शासक ने पराजित किया था? तो यह शक शासक रुद्रदामन थे, उन्होंने पराजित किया था। आइए आगे इसको हम, क्योंकि शक शासक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं एग्जामों में, क्योंकि आए हुए ही क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आइए इधर कलिंग का चेदिवंश भी स्टार्ट करते हैं। कलिंग के चेदिवंश को देखिए। जो कलिंग का चेदिवंश था इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो जो कलिंग का चेदिवंश था इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, इनकी लिपि जो है ब्राह्मी थी। और जो हाथी गुफा अभिलेख है इसके खोजकर्ता जो थे विशव स्टार्लिंग थे, जिसकी खोज इन्होंने 1825 में की थी। और इसके संस्थापक जो है कलिंग जो चेदिवंश के थे महामेघ वाहन थे, जो कि एक महान शासक थे। और जो इसके तृतीय शासक हुए वो खारवेल थे। और इनकी राजधानी जो है कलिंग थी। और इनकी हाथी गुफा अभिलेख की विशेषता भी थी, जो इसमें मतलब उल्लेख है कि भूमिदान का भी उल्लेख मिलता है, मूर्तियाँ भी इन्होंने बनवाई थी और नहरों का भी निर्माण करवाया था। आइए हम थोड़ा सा ये जो संस्थापक महामेघ वाहन थे उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये जो महामेघ वाहन थे खारवेल वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पास ही चेद जनपद स्थित है, जिसकी राजधानी जो है
शक्तिमती है, इसे शोक्तिवती के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में कभी क्वेश्चन में शक्तिमती या शोक्तिवती आए तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही नाम है, दोनों नामों से इसको जाना जाता है जो इसकी राजधानी थी। और इस वंश की जो है एक शाखा थी जो कलिंग चली गई थी और इसी समय से इस कलिंग वंश की स्थापना हुई थी। और खारवेल जो है इस महामेघवाहन का पौत्र थे, महामेघवाहन के पौत्र थे और जो है इस वंश के तभी तीसरे शासक हुए थे। इस विषय की जानकारी का स्रोत जो है हाथी गुफा अभिलेख है, इसी से हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो है मंचापुरी अभिलेख है, उदयगिरी खंडगिर गुहा लेख है, इससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आइए हम इसके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो कलिंग के चेद राजवंश की स्थापना किससे की थी? अभी हमने बताया कि महामेघवाहन जो है कि श्रेष्ठ शासक थे, योग्य शासक थे। और फिर चेद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? खारवेल था, जो इनके पौत्र थे और खारवेल जो है तीसरे शासक हुए थे। चेद शासक खारवेल का शासन काल कब से प्रारंभ हुआ था? तो 44 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था। किस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो जो है हाथी गुफा अभिलेख से जो है इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है? तो उदयगिरी खंडगिर की पहाड़ियों पर जो है हाथी गुफा अभिलेख अवस्थित है। चेद शासक खारवेल जो है किस मत के अनुयायी थे? ये जैन मत के अनुयायी थे। हालांकि ये और भी धर्मों को मानते थे, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को तो भूमि दान में दी थी, पर अनेक और जो है और धर्मों को भी इन्होंने भूमि दान में दी थी, इसीलिए ये अन्य धर्म के भी अनुयायी थे, पर श्रेष्ठ धर्म को ये जैन धर्म को ही मानते थे। चेद शासक खारवेल ने किस स्थान पर एक नहर का निर्माण करवाया था? तो तंसुल से कलिंग नहर तक जो है कलिंग तक इन्होंने एक नहर का निर्माण करवाया था। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य जरा देख लीजिए। हाथी गुफा अभिलेख जो है, हाथी गुफा अभिलेख से राजा खारवेल के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के शासन कार्यों 13 वर्ष से शासन एवं कार्यों का विवरण मिलता है। और जो है शासन के 11वें वर्ष जो है खारवेल ने पिथुंड नगर जो मद्रास के निकट था गधों का हल चलवाया था। और हाथी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख भी मिलता है। आइए हम थोड़ा सा हाथी गुफा अभिलेख आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए दे रहे हैं। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें खारवेल को जो है प्रशस्त भी कहा जाता है। यह उड़ीसा के पुरी जिला में उदयगिरी की खंडगिर पहाड़ियों में गुफा संख्या 14 पर उत्कीर्ण है, जिसकी खोज 1825 ईस्वी में अभी हमने बताया था बिशप स्टार्लिंग ने किया था। और सर्वप्रथम इसका उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उद्वाचन का मतलब खोज बिशप स्टार्लिंग की थी और उद्वाचन मतलब पढ़ना, तो पढ़ने का कार्य जो है जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उसके बाद जो है 1877 ईस्वी से कनिंघम ने, 1855 ईस्वी में भगवान लाल और इंद्रजीत ने किया था। मतलब अलग अलग विद्वानों ने क्रमानुसार इसका जो है उत्खनन एवं उद्वाचन किया था, जिसमें सबसे शुद्ध उच्चारण जो है भगवान लाल और इंद्र जी का है, जिन्होंने खारवेल नाम पढ़ा था। तो इस अभिलेख से, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि खारवेल का जो शुद्ध उच्चारण है, तो खारवेल जिसने नाम पढ़ा था वो कौन थे? तो भगवान लाल इंद्र जी थे। और इस अभिलेख में कुल 17 पंक्ति हैं, जिसकी भाषा प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मी है। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी का माना जाता है, जिसके लेखक अज्ञात हैं, मतलब इसके लेखक का पता नहीं चल सका है। ठीक है, अब आपको हाथी गुफा अभिलेख जो है का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। आइए इसके आगे क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चेद शासक खारवेल की चक्रवर्ती की उपाधि से संबंधित जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रानी के अभिलेख से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चेद शासक खारवेल ने चक्रवर्ती के अतिरिक्त और किन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो राजर्षि की उपाधि धारण की, महाविजयराज की उपाधि धारण की, धर्मराज की उपाधि धारण की, भिक्षुराज और वृद्धराज की उपाधियां जो है खारवेल ने धारण की थी।
हाथी गुफा अभिलेख में उत्कीर्ण तिथि कब से मानी जाती है? अभी हमने जैसा आपको बताया ईस्वी के प्रथम शताब्दी पूर्व का ये माना जाता है। सातवाहन युगीन संस्कृति देख लीजिए। आइए इससे भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं कि इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। सातवाहनों का प्रशासन का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। सातवाहन नरेशों ने किस तरह की उपाधियां धारण की थी? राजन, राजराज, महाराज एवं स्वामिनी की उपाधियां धारण की थी। सातवाहन की रानियां किस तरह की उपाधियां धारण करती थी? तो देवी और महादेवी की उपाधियां जो है सातवाहन शासकों की रानियां इस तरह की उपाधियां धारण करती थी, देवी एंड महादेवी की। सातवाहन काल में किन दो रानियों ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नागनिका थी जो कि सातकर्णी प्रथम की रानी थी, और गौतमी बालश्री गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी। इन दो रानियों ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे देखिए, सम्राट की सहायता के लिए किन अधिकारियों का एक सामान्य वर्ग होता था? अमात्यों का जो है एक सामान्य वर्ग होता था। महारथी तथा महाभोज जैसे बड़े सामंतों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो कार्ले का कन्हेरी के लेख में जो है महारथी और महाभोज जैसे सामंतों का उल्लेख किया गया है। महारथी तथा महाभोज किस क्षेत्र के सामंत थे? तो ये उत्तरी कोंकण क्षेत्र के सामंत थे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम केंद्रीय नगर था तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। सातवाहन लेखों में प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भंडारिक जिसे कोषाध्यक्ष कहते थे, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, पनेघरक नगरों के में जलपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी था, कर्मांतिक जो है भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला था, जिसे सेनापति आदि के नामों से जाना जाता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक जिसे गौलमिक भी कहा जाता था, तो ग्रामिक होता था। सातवाहन काल में नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था, और सातवाहन काल में प्रमुख नगर कौन से थे? तो भरुकच, भड़ौच के नाम से भी जिसे जाना जाता था, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धान्यकटक आदि थे, और इनमें से कुछ प्रसिद्ध जो है व्यापारिक केंद्र भी थे। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को कर मुक्त भूमि दान में दिया था, जो कालांतर में सामंतवाद को जन्म दिया था। आइए इसकी सामाजिक दशा देख लेते हैं। सातवाहन युगीन सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी। सामाजिक व्यवस्था में कौन सा वर्ण सबसे ऊपर था? तो ब्राह्मण वर्ण जो है सबसे ऊपर था। सातवाहन नरेशों ने किस सामाजिक व्यवस्था को रोकने के प्रयास किया था? तो वर्ण संकरता को जो है रोकने का प्रयास किया था। सातवाहन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो अच्छी स्थिति में थी। सातवाहन समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति किस तरह से प्रदर्शित करती है? तो शासकों का नाम जो है मात्र प्रधान था, क्योंकि इन शासकों मात्र सत्तात्मक जिसे कहते हैं कि सबके आगे पहले माता का नाम लगता था, इसीलिए मात्र जो है इसमें प्रधान थे। सातवाहन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति से यहीं से अनुमान लगाया जाता है कि इनकी स्थिति कैसी थी। इनकी धार्मिक दशा देखिए। सातवाहन नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैदिक और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन राज परिवार में महिलाएं किस धर्म का प्रश्रय देती थी? तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी। और किस सातवाहन नरेश ने अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था? तो सातकर्णी प्रथम ने जो है अश्वमेध यज्ञ तथा एवं राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में क्या कहा गया है? तो वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहन नरेशों की जो अन्य धर्म के प्रति कैसी नीति थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने को किस रूप में स्वीकार किया था? तो कृष्ण, बलराम और शंकरषण के रूप में स्वीकार किया था। सातवाहन काल के धर्म में प्रधान कौन से थे? तो अमरावती, नागार्जुनिकुंड और श्रीशैल जो है ये धर्म के प्रधान केंद्र थे।
किन स्थलों पर सातवाहन शासकों द्वारा अनेक स्तूप एवं चैत्य विहार बनवाए गए थे? तो नागार्जुन कुंड एवं जग्गेपेट में जो है अनेक स्तूप एवं चैत्य बनवाए गए थे। स्तूप क्या थे और चैत्य क्या थे? तो स्तूप जो है पूजा निवास से संबंधित है, और जो है चैत्य जो है ये जहाँ लोग रुकते थे, मतलब स्तूप पूजा स्थल था और जो है चैत्य जो है एक निवास स्थल की तरह था। तो इन विहार के निर्माण कहाँ करवाए थे? तो नागार्जुन कुंड और जग्गेपेट में करवाए थे। आगे इसकी देखिए आर्थिक दशा देख लीजिए। सातवाहन काल की आर्थिक दशा कैसी थी? तो आर्थिक संपन्नता की थी। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख का स्वरूप किस काल से प्राप्त होता है? तो सातवाहन काल की में जो है ईसा पूर्व प्रथम सदी से प्राप्त होता है। सातवाहन काल में कृषि की उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए आर्थिक स्थिति के। सातवाहन काल में कृषि उन्नत के साथ साथ व्यापार व्यवसाय भी बहुत अच्छी प्रगति हुई थी, और सातवाहन काल में व्यावसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी होती थी, जिसमें प्रधान श्रेष्ठिन कहा जा जिसके प्रधान को जो है श्रेष्ठिन कहा जाता था, और श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। सातवाहन काल में एक अच्छे निधि स्थायी निरपेक्ष पूंजी निधि की स्थापना की शुरुआत हुई, जिनमें 1% मासिक ब्याज की दर पर राशि जमा की जाती थी। सातवाहन नरेश ने शीशे के सिक्के चलाए थे। प्रतिष्ठान तथा धान्य कटक व्यापार वाणिज्य जो है इसके प्रमुख केंद्र थे। श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी, और ये अपने नाम से दान भी देती थी, और इनके नाम के सिक्के तथा मुहरें भी मिलती हैं। आगे इसके देखिए। सातवाहन काल में बाह्य व्यापार मतलब जो बाहरी व्यापार होता था किन देशों के साथ होता था? तो श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तथा रोम के साथ जो है व्यापार होता था। सातवाहन काल में पूर्वी दक्कन के तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे? तो कंटकोशील और कुद्दूर तथा अल्लोशिंगे जो है ये प्रमुख बंदरगाह जो है अवस्थित थे। सातवाहन काल में पश्चिमी तट के कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे? तो पश्चिमी तट में जो है बेरीगाचा जो कि भड़ौच पे था, शोपारा, कल्याण जो है ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। इसकी कला, संस्कृति एवं भाषा देख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन। सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो महाराष्ट्रीय प्राकृत इनकी भाषा थी, और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। कौन से सातवाहन शासक स्वयं में एक महान कवि एवं विद्वान था? तो हाल थे। कल हमने हाल के बारे में जो इसका पहले वाला पार्ट है 18 नंबर का, उसमें हमने हाल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। सातवाहन शासक ने स्वयं हाल ही थे जिसने स्वयं को महान कवि एवं विद्वान माना था। किस सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी? तो हाल ने की थी। गुढ़ाढ्य, सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान किस सातवाहन शासक के दरबार में रहते थे? तो हाल शासक के दरबार में रहते थे। गुढ़ाढ्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में लिखी थी? तो पैसाची, जिसे प्राकृत भाषा कहते हैं, तो प्राकृत भाषा में इन्होंने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस अभिलेख में सातवाहन रानी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था? तो कन्हेरी अभिलेख है, इसमें सातवाहन की जो रानी थी इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, तो कन्हेरी अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसे कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में देख लीजिए। अमरावती स्तूप भारतीय वास्तुकला की सर्वोत्तम कृति थी। चारुत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय जो है इस महान कृति का एक दर्शनीय है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक मिलता है, और कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में सर्वप्रथम अमरावती स्तूप का पता लगाया था। 1840 ईस्वी में एलियट द्वारा इस स्तूप का उत्खनन कार्य करवाया गया था।
नागार्जुनी कोंड में एक अन्य नाम जो है विजयपुरी भी मिलता है। इक्ष्वाक नरेश मराठी पुत्र वीर पुरुष दत्त के शासनकाल में नागार्जुनी कोंड महास्तूप का निर्माण एवं संवर्धन हुआ था। सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट नामक विद्वान ने नागार्जुनी स्तूप के पूरा अवशेष को खोज निकाला था। तत्पश्चात 1927 से 1959 ईस्वी के बीच यहाँ कई बार उत्खनन कार्य हुए थे। अमरावती तथा नागार्जुनी कोंड स्तूप के अतिरिक्त नागार्जुनी कोंड के स्तूप के अतिरिक्त दक्कन के कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच भट्टीप्रोल तथा पेऊगंज, गोली, जग्गेपोट, घंटसाल आदि से अनेक स्तूपों तथा चैत्यों तथा विहारों का निर्माण सातवाहन इक्ष्वाक शासकों के समय में हुआ था। हीनयान धर्म से संबंधित प्रमुख चैत्य गृह भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता जो कि 9वीं-10वीं गुफा थी, बेडसा और नासिक तथा कार्ले हैं। कार्ले के चौथे गुहा विहार में हरफान नामक पार्षिक का नाम उत्कीर्ण मिलता है। अमरावती स्थापत्य के संदर्भ में कुमार स्वामी नामक विद्वान ने भारतीय कला तथा अत्यंत विलासी एवं अति सुकुमार पुष्प मानते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना। आज से हमारा सातवाहन शासकों का काल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और कल से हम जो है वाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित जो हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों का टॉपिक कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हम इसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक आप इसको कई बार मौर्योत्तर काल के जो सातवाहन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं आल एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर रिपीटेड करिए। वो भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, GIC लेक्चरर है और LT है, UPT GT PGT है, BPSC ट्री जो इस समय बिहार का होने वाला है 3.0, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको कई बार रिवीजन करिए तो सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसका कल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।